तो बिहार में किसकी बहार, बिल्कुल ये तस्वीर साफ होने के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। इन 3 चरणों के तहत लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 10 नवंबर वो तारीख जब इसे लेकर वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। और वोटिंग को लेकर के क्या तस्वीर उभरती है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अपने अपने दलों के अपने अपने दावे और इन दावों के बीच में वर्चुअल रैली और वर्चुअली ही आपको चुनाव प्रचार करना होगा। तमाम गाइडलाइंस जारी किए जा चुके हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिनमें वक्त बढ़ाया गया है इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोग आप तक पोलिंग बूथों तक पहुंचेंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा सर्वोपरि होनी चाहिए। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं लाइव। ब्रजेश जी, इस बात का अंदेशा, इस बात की संभावना सभी जाहिर कर रहे थे कि इस बार, जिसको लेकर आपने भी जिक्र किया था कि बहुत कम चरणों में ये चुनाव होंगे, सुनिश्चित ये किया जाएगा कि सुरक्षा सर्वोपरि है, उसी पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुहर लगाई है। जी हाँ विवाह, हम लोगों ने करीब महीने दिन पहले जो है बिहार झारखंड के दर्शकों को ये बताया था कि किस तरीके से इस बार चुनाव कम चरणों में होने जा रहे हैं, खासतौर पे बिहार में। और उसी के मुताबिक एक तरह से देखें तो उसी लाइन पर चुनाव आयोग ने आज तारीखों की घोषणा की। निश्चित तौर पर कोरोना का साया तो रहेगा ही और इसीलिए बहुत सारे गाइडलाइंस जो बनाए गए हैं, जिसमें चाहे वो पब्लिक रैली के हों या फिर आप रोड शो के हों, सब पर कोरोना की छापे, यहाँ तक कि जो मतदान केंद्र होंगे उस पर भी होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है विभाग, ये है कि इस बार के चुनाव इसलिए भी खास होने जा रहे हैं क्योंकि अगर आप ध्यान दें बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को, तो ये पहली बार होगा जबकि विधानसभा के किसी चुनाव में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की ताकत एक साथ लगने वाली है। आप इस तथ्य को ना भूलें, ध्यान रखें कि 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। उसके बाद से 2005 में निश्चित तौर पर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, लेकिन उन चुनाव में प्रचार के लिए खुद नहीं आए थे। 2010 का भी घटनाक्रम हमें याद रखना होगा। 2010 में जो है उस समय भी नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए थे। 2015 में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी आमने सामने थे। आप ध्यान रखें कि जो है नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बिहार में कैंपेन के लिए गए हुए थे। तो इन तमाम पिछले 15 सालों का अगर आप इतिहास देखें, जिस दौरान 3 चुनाव हुए, उसके बाद से ये पहला चुनाव है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऊर्जा एक साथ लगने वाली है। बिहार के जो अपने डायनामिक्स हैं, जिसको कि हमेशा सुशील मोदी कहते हैं कि यह 3 कोण में से 2 कोण जब भी एक साथ मिल जाते हैं तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। हमने 2005 में भी देखा, 2010 में भी देखा और 2015 में भी देखा। 2005 और 2010 में बीजेपी और जेडीयू साथ साथ थी। 2015 में बीजेपी अलग लड़ी, जेडीयू और आरजेडी एक साथ रहे। यह जो चुनाव है वो चुनाव है जबकि प्रधानमंत्री मोदी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे हैं, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, जरा वो पहले सुन लेते हैं। सरकार से छुटकारा चाहता है और हमें चुनाव आयोग के फैसला का हम लोग स्वागत करते हैं। चुनाव का तिथि जो है वो तय हो चुका है। हम लोग निश्चिंत हैं क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, बुलंदी के साथ जो है इन सभी सांप्रदायिक शक्तियों का और जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है उनको इस बार चुनौती ही नहीं देंगे, बल्कि इनको धूल चटाने का काम करेंगे। गठबंधन में बीजेपी जेडीयू दोनों हैं, आपके लिए आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से है, जेडीयू से है? देखिए, गठबंधन में एनडीए है और ये लड़ाई में जनता दल यूनाइटेड का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी लड़ाई जो सीध है वो बीजेपी के साथ है। जनता दल यूनाइटेड का तो नीतीश जी का क्रेडिबिलिटी को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के अगर बात की जाए तो कभी इधर कभी उधर 4 साल में 4 सरकारें देखने को मिला। गठबंधन 2015 में जो हुआ था, हम लोग चुनाव जीत करके आए, लेकिन जिस व्यक्ति ने जनादेश का अपमान किया, जनता जिन्होंने जनादेश दिया था महागठबंधन को, वो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी और ये वक्त आ चुका है। नीतीश कुमार जी ने जो ठगने का काम किया, जनादेश का अपमानित करने का काम किया, आप देखेंगे सृजन घोटाला हो, बालिका गृह हो, 60 महा घोटाले बिहार में हुए, लगभग अरबों खरबों रुपया का लूट हुआ, लेकिन किसी भी अधिकारी और नेता पे या किसी भी मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं। तो देखिए, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो स्वागत करते हैं, 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं और सभी को इसका इंतजार था और लड़ाई सीधे बीजेपी के साथ है। जेडीयू के साथ आरजेडी की कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार ने खो दी है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी,
न्यू नॉर्मल का दौर है। इस न्यू नॉर्मल के दौर में वर्चुअल चुनाव होंगे, चुनाव रैलियां होंगी, चुनाव को लेकर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाई जाएगी। क्या ये माना जाए कि एक तरीके से इस वर्चुअल चुनाव के दौर में एनडीए जो है वो लीड पोजीशन पे दिखती है, क्योंकि चेहरा सामने है, तस्वीर सामने है, अपनी बात सामने है, और किसके साथ पहुंचना है, वो दो बड़े चेहरे, दो बड़ी पार्टियों के दो बड़े चेहरे सामने हैं। टेक्नोलॉजी का सवाल है, वर्चुअल रैलीज का सवाल है, उसमें बीजेपी अपने किसी कंप्यूटर से में अब बिहार की काफी जोड़ दीजिए। जहां बिहार का सवाल है, हम रहे थे जो कि आरजेडी के लिए बड़े दावे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जेडीयू से तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मुकाबले में सिर्फ बीजेपी है। लेकिन ग्राउंड जो है, जो धरातल है, वो क्या है? आप ध्यान रखें कि 2005, 2010 और 2015 ये पिछले जो 3 चुनाव हुए, इनमें से आरजेडी को जो है 2005 के चुनाव में जो है 175 सीटों पे लड़ी थी, 54 सीटें मिली थी। 2010 में 168 पे लड़ी, 22 सीटें मिली। 2015 में पहली बार वो जो है उसने अपना प्रदर्शन इंप्रूव किया, जबकि वह 80 सीटें जीती, वो भी तब जबकि नीतीश कुमार के साथ रहकर जो चुनाव लड़ी थी, नीतीश कुमार चेहरा थे। आप ध्यान रखें कि 2019 में क्या हुआ, जिस घोटाले की बात की जा रही है या जो एक तरह से विश्वासघात की बात जो तेजस्वी कर रहे हैं, जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, आरजेडी का जो क्या हश्र हुआ सबने देखा। तो आप एक समझने की एक बहुत ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है बीजेपी और जेडीयू का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और उसके सामने तब जबकि लालू जो है जेल में है, आप जेल के नाम पर कह लें कि फिलहाल हॉस्पिटल में है इलाज के नाम पर, या उस बंगले में है जहां पर की समर्थकों की बड़ी भीड़ जुट रही है। लेकिन जो चुनावी दंगल है उसमें तेजस्वी जो है मोदी और नीतीश कुमार की कंबाइंड फोर्स का मुकाबला कर पाएंगे। कम से कम इतिहास, आंकड़े या सिर्फ परसेप्शन, ये तीनों ही फैक्टर इसकी गवाही नहीं देती कि वो कोई बहुत अच्छी फाइट दे पाएंगे। उनके पिताजी नहीं कर पाए थे 3-3 चुनाव में, तो जाहिर है यह जो है सो एक बड़ा जो एक तरह से कह सकते हैं चैलेंज तेजस्वी के लिए होगा। ये बात अलग है कि वो काफी जो है आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन मुकाबला जो है एक तरह से ये काफी कह सकते हैं कि इसमें बैलेंस नहीं है, काफी बैलेंस बिगड़ा हुआ मुकाबला है, पर जिसमें कि मोदी और नीतीश कुमार की जो ताकत है उसके सामने तेजस्वी को लड़ना बहुत बड़ी चुनौती। क्या ब्रजेश जी, क्या इसी अनबैलेंसिंग सिचुएशन को उनके खुद सहयोगी भी भांप रहे हैं, समझ रहे हैं, और कैलकुलेशन में उन्हें भी ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ऐसी पतवार को थामे रहे जो डूबने वाली हो? देखिए, इससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है गठबंधन के साथ जो लोग जो थे उनको अपने साथ रख नहीं पाना एक जो मुझे लगता है कि तेजस्वी के लिए बड़ा चैलेंज है। और उस पे जो आप ध्यान रखें कि कुशवाहा, मांझी, इन सब ने क्या आरोप लगाया, ये सब ये कह रहे हैं कि तेजस्वी में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो गठबंधन को लीड कर सकें, वो इंस्पायर नहीं करते, वो किसी की सुनते नहीं है। तो जाहिर है किसी नेता के लिए परिस्थिति बहुत ठीक नहीं है। अगर आप गठबंधन धर्म का पालन करना चाहते हैं तो आपको अपने छोटे सहयोगियों को भी लेकर चलना पड़ेगा। और तेजस्वी के लिए एज ए लीडर वो भी तब जबकि एक तरह से कह सकते हैं कि लालू बैकग्राउंड में है, लालू रांची में है, बिहार के इन चुनाव नहीं है। तो तेजस्वी के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे जो है इसको जो है इस बड़े बैटल में एक अच्छी फाइट दे पाएंगे। निश्चित तौर पर यह पहली बार होगा जबकि लालू की छाया नहीं है इन चुनाव में। आप ध्यान रखें कि लालू मैदान में कहीं नहीं है, वो चुनाव खुद लड़ भी नहीं सकते, लेकिन उनका सीन से गायब होना वो एक और बड़ी कठिनाई पैदा करता है आरजेडी की। ब्रजेश जी, अगर मैं आपके तजुर्बे से ये समझने की कोशिश करूं कि क्या चिराग पासवान की नाराजगी एनडीए के लिए परेशानी का सबब हो सकती है, या फिर ये माना जाए कि ये नाराजगी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है, इसे बहुत ज्यादा शायद बीजेपी या जेडीयू समझती है और इसीलिए तवज्जो नहीं दे रही? देखिए, जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, उनकी पार्टी एलजेपी का सवाल है, आप उस मामले में भी अगर देखें तो फैक्ट्स क्या कहते हैं। आप ध्यान रखें कि जो है चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी है, जब उनके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे और बिहार में एक बड़े फॉर्मिडेबल फोर्स माने जाते थे, उस समय क्या हुआ था? आप ध्यान रखें कि 2005 के जब चुनाव हुए, एलजेपी 203 सीटों पे लड़ी थी और जो सिर्फ 10 सीटें जीत पाई थी। 2010 में वो 75 सीटों पर लड़े और जो सिर्फ 3 सीटें मिली थी। और जब आप ध्यान रखें कि जो पिछला चुनाव था 41 सीटों पर लड़े थे और सिर्फ 2 सीटें मिली थी। तो एक तो आपकी कास्ट की बहुत बड़ी बैकिंग नहीं है, आप पासवान के अलावा आप और किसी भी वोट को कमांड नहीं करते, पासवान वोट आपके 4-5% है, तो फिर आप किस आधार पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? ये किसी की समझ से परे है।
ओब्वियसली चूंकि सीनियर पासवान जो है यानी रामविलास पासवान, चूंकि उनकी तबीयत नासाज है, चिराग के हाथ में ही पूरी तरीके से कमान है और नीतीश कुमार के साथ वो रार करते रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि उस रार का कोई बहुत ही सॉलिड आधार नहीं है, ऐसा कोई फुटिंग नहीं है जिस पर कि उनकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसको कोई जो है सॉलिड उसका पॉलिटिकल रिजल्ट मिल सके। और थक हार के जो है चिराग को एनडीए में बने रहना पड़ेगा, जो सीटें दी जाएगी उससे अपने को संतुष्ट रखना होगा। ब्रजेश जी, क्या मांझी जी को जेडीयू ने जिस तरीके से अपने में शामिल कराया वो एक काट के तौर पर इसे देखा जाए कि इसी समीकरण को साधने के लिए मांझी जी को दोबारा लाया गया? देखिए, जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, मांझी को जो है उन्होंने फिर से एनडीए के साथ जोड़ा, उसमें बहुत उनकी मंशा साफ है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, ऐसे में जो चिराग का जो दलित कार्ड है उसी को चैलेंज करने के लिए जो है नीतीश कुमार ने अपने साथ मांझी को जोड़ लिया। वो मांझी जिनको कि उन्होंने सत्ता से पर चढ़ाया भी था और सत्ता से बेदखल भी किया था। ध्यान रखें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली की थी और मांझी को वहां बैठाया था महादलित कार्ड के तहत। लेकिन जो फिर जब 2015 में विधानसभा चुनाव की बारी आई, उसके ठीक पहले उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान वापस ली थी। लेकिन उस मांझी को अपने साथ जोड़ के उन्होंने चिराग के सामने एक तरह से कह सकते हैं दलित वर्सेस दलित का मुकाबला कर दिया और चिराग जो के लिए जो है उसी में जो है घिरे रहने के लिए बाध्य कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि जो है चिराग के पास बहुत सारे ऑप्शन है। नीतीश ने उनकी कार्ड ढूंढ ली है। चिराग को अगर खुद सर्वाइव करना है अपने दम पर तो उनके लिए ये जरूरी है कि वह एनडीए के साथ बने रहें। एकला चलोरे में या कम से कम इतिहास गवाह है कि कम से कम एलजेपी को कभी कोई फायदा नहीं हुआ है। बिल्कुल। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज पर आपको लगता है कि इस कोरोना के वक्त में जब चुनाव इतने डूज एंड डोंट्स के बीच में हो रहे हैं तो उस पर उसका असर पड़ेगा, या फिर इन तमाम इंतजामों के बीच में जिसका जिक्र खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुनील अरोड़ा कर रहे थे कि बहुत परिपक्व है जनता, सब समझती है और इतने वक्त में समझ चुकी है, जान चुकी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस पर बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, सिचुएशन इतनी आसान भी नहीं है। आप ध्यान रखें कि मार्च से जो है देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई, या फिर जो है सरकार द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या लेकिन ऐसे दृष्टांत तमाम मिलते हैं जिसमें कि लोग कोरोना रिलेटेड गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं। चुनाव आयोग ने नियम बना दिए हैं, गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस को याद नहीं, उन्होंने पहले ही जारी कर दिए थे। लेकिन चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि उन गाइडलाइंस को फॉलो करवाना। आप ध्यान रखिए कि कल की तारीख में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अगर मान लीजिए जो गाड़ियों का बड़ा काफिला लेकर चलती है, क्या आप उनको रियल टाइम पर रोक पाएंगे? क्या मान लीजिए अगर उन्होंने किसी सभा में 100 से ज्यादा लोग जुटा लिए तो क्या होगा? तो ये सब तमाम चैलेंजेस रहने वाले हैं। चुनाव आयोग को अपनी निगाह जो है काफी कड़ी रखनी पड़ेगी। चुनाव के मैदान में जो पार्टियां खुदी हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा वोटिंग परसेंटेज का, एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने कि वह कैसे इंश्योर कर पाएगी कि बड़े पैमाने पर जो है लोग वोट कर सकें, क्योंकि इस बार नॉर्मल से ज्यादा समय लगने वाला है। आपके जो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल है उसमें एक वोट कास्ट करने में ईवीएम के जरिए ज्यादा समय लगने वाला है। इसके अलावा जो है जो कोरोना पीड़ित लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको वोट कराना भी एक चैलेंज है। तो निश्चित तौर पर ज्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं चैलेंजिंग सिचुएशन है, न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बल्कि खुद इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो कैसे जो है सो सभी जो प्लेयर्स हैं उनको नियमों के तहत खेलने के लिए बाध्य करेगा और ढंग से जो है सो वोटिंग करवा पाएगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, एक आखिरी सवाल ये भी कि इस बात का मलाल तो पार्टियों के स्टेटमेंट्स में दिख रहा है कि वो गाजे बाजे के साथ, बड़ी रैलियों में, बड़े हुजूम के साथ, बहुत तादाद में गाड़ियों की रैली नहीं होगी, और इस बात का दर्द है। दर्द के पीछे की वजह ये भी है क्या कि जो निश्चिंतता इन भीड़ों को देख करके पार्टियों को हुआ करती थी वो इस बार नहीं दिख पाएगी? देखिए, स्वाभाविक है पार्टियों को ये बात समझनी होगी, क्योंकि कोरोना का जो संकट है वो बहुत बड़ा संकट है और उसमें किसी भी तरह की लिबर्टी और लग्जरी नहीं ली जा सकती। आप ध्यान रखें कि जो मार्च अप्रैल में जो सिचुएशन थी उससे ज्यादा खराब सिचुएशन आज की तारीख में, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हैं। हालांकि बिहार एक तरह से कह सकते हैं कि काफी हद तक सिचुएशन को अगर जो आशंका जताई जा रही थी उसके मुकाबले जो है सिचुएशन काफी बेहतर है। आप एक समय जो है इस बात से जूझ रहे थे कि बड़े पैमाने पर जो लोग घरों को लौटे हैं वो अपने गांवों में रहेंगे, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे
वो समस्या भी जो है सो काफी है कि वो सॉल्व हुई है। बहुत सारे लोग वापस लौट गए हैं। कोरोना के केसेस उतने बड़ी तादाद में नहीं है जितना की आशंका जाहिर की जा रही थी। और ऐसे में जो है ये सिचुएशन और न बिगड़े, चुनाव की प्रक्रिया ढंग से निपट जाए, बिहार में एक नई सरकार जो है सो फिर से आ जाए फ्रेश मैंडेट के साथ, वह जो चैलेंज जो है वो उनके लिए भी है जो कि सत्ता में है, उनके लिए भी है जो कि सत्ता में नहीं है, और इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग के लिए जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उसके लिए भी है कि वह कैसे जो है इस विकट परिस्थिति के बीच अच्छे ढंग से चुनाव कराते हुए पूरी दुनिया के सामने नजीर पेश करेगी कि ऐसे माहौल, ऐसी खतरनाक बीमारी के बीच भी संक्रामक क्षमता जिसकी बहुत ज्यादा है, चुनाव सफल ढंग से कराए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए भी। तो देखिए, जिस तरीके से चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इन तारीखों की घोषणा के साथ सबकी जिम्मेदारी भी तय हो चुकी है कि आपको कैसे अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। फिलहाल नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।